हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और फ्रेंड, मैं आज एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो नॉवल है और इस स्टोरी का नाम है द ग्रेट ड्यूक फॉक्स प्रिंसेस। और फ्रेंड, अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं इसका आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के लिए। फिर हमें अंधेरी रात दिखाई जाती है जहाँ काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और इस एम्पायर का नाम होता है लियोना एम्पायर। जहाँ आधी रात हो चुकी थी, रॉयल पैलेस में किसी का फ्यूनरल चल रहा था। फिर हम देखते हैं एक बंदा होता है जो फ्यूनरल करा रहा होता है। वो कहता है डियर गेस्ट। और फ्रेंड, जिसका फ्यूनरल चल रहा है वो हमारी फीमेल लीड है। और एक बंदा रोज देते हुए कहता है ये बड़ी ही अफसोस की बात है और दिल दहलाने वाली कोई बात नहीं। और वो बंदा उन सारे फूलों के बीच में अपना फूल रखते हुए कहता है आज रात के लिए हम मातम करते हैं। हमारी प्यारी प्रिंसेस गुजर चुकी है और गॉड के रास्ते पे चल पड़ी है। हमें इसे दुखी समय को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पर्सन की बॉडी के लिए फ्यूनरल किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कोई कहता है प्रिंसेस लियन हाफ को अलग कर दे। फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा प्रिटी लगती है। फिर हमें प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है जो आधे साल पहले रॉयल पैलेस से गायब हो गई थी और पूरा देश जानने के लिए घबराया था कि प्रिंसेस कहाँ गायब हो गई है, क्योंकि वो उसे ढूंढने में नाकामयाब थे। इसीलिए उसकी बॉडी के बिना ही फ्यूनरल किया गया। फिर हम देखते हैं जो फ्यूनरल के लिए गेस्ट आए हुए होते हैं उसी में से एक लड़की कहती है, कोई कहता है आप अपने आप से बर्ताव करो, आप ऐसे समय पे कैसे उबासी ले सकते हैं। फिर लड़की कहती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, और आगे कुछ नहीं कहती है, सभी लोगों को देख रही होती है। फिर हम एक लेडी देखते हैं जो बैठे हुए उबासी लेती है, कहती है मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। फिर इस लेडी का सन होता है, कहता है मॉम मैंने कुछ स्टोरी सुनी है। मॉम मैंने सुना है कि प्रिंसेस एक ट्रबल मेकर थी जो हर वक्त परेशानी खड़ी कर देती थी। बेटा चुप रहो। और फ्रेंड, जो पीछे वायर हेयर वाली लेडी रहती है वो मुझे हमारी प्रिंसेस की तरह नजर आती है बिल्कुल। और हम देखते हैं सारे लोगों में से कोई भी प्रिंसेस का शौक नहीं मना रहा था। एक बंदा उबासी लेते हुए कहता है ओ ये कब खत्म होने वाला है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ तक के प्रिंसेस का अपना भाई लियोन का एम्परर भी नहीं, और वो तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए है। विकल्प रूप से मैं बस यहाँ पे अपना दिमाग खो रहा हूँ। फिर फेरल जो कराता है बंदा वो बुक बंद करते हुए कहता है हैरानी की बात यह है कि इसके अलावा प्रिंसेस एस्टेला। तभी हम देखते हैं एक बेल काफी तेजी से बजने लग जाती है। उन्हीं भीड़ में हमारी प्रिंसेस होती है जो खुद ही अपने फ्यूनरल का शौक मना रही होती है। और हमारी प्रिंसेस मायूस होते हुए कहती है कि मुझे इसकी उम्मीद थी लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये फ्यूनरल इतना बड़ा होगा। और वहाँ पे गेस्ट आए हुए फ्यूनरल खत्म होने के बाद बड़बड़ाने लग जाते हैं कि ओ यहाँ कितना टाइम चला गया, मेरे को बैठे बैठे कमर ही दुखने लगी, ओ ये कब खत्म होगा। फिर एक लेडी उबासी लेते हुए कहती ओ इन्हें इतनी देर से खत्म करने की क्या जरूरत थी। तो लेडी कहती ओ चलो घर जल्दी चलते हैं। और एक बंदा देखता है, पीछे घूम के देखता है, ओ वो तो एक फॉक्स है, चलो छोड़ो भी यहाँ से हम चलते हैं। क्या इस जगह पे एक फॉक्स है? हाँ सचमुच में। और फॉक्स कहती है मेरी बॉडी। वो फॉक्स कहती है कि ऐसा दूसरे लोगों को लग सकता है और कोई भी इस पे बिलीव नहीं करेगा। फॉक्स उस पिक्चर को देखते हुए कहती है वो है प्रिंसेस एस्टेला। और प्रिंसेस अपनी पिक्चर को देखते हुए कहती है मैं पूरी तरीके से एक फॉक्स बन गई हूँ। तो फ्रेंड, असल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है और हमें अब पता चलेगा कि आखिर प्रिंसेस फॉक्स कैसे बन गई। तो इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब से। फिर हमें प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है मुझे छोटी उम्र में ही मेरी पावर का एहसास हो गया था। फिर हम देखते हैं पास में लियोना एम्पायर के पास एक ब्लेसिंग थी और मैं भी थी जब मैं छोटी थी। हम देखते हैं इंपीरियल पैलेस में एक बैंक्वेट पार्टी होती है जहां सारे लोग ग्लोरी से भरे हुए हैं। सभी लोग कहते हैं आइए हमारे एम्परर की शांति के लिए प्रेयर करें। फिर हम देखते हैं व्हाइट क्राउन वाली लेडी कहती है कि वो कहते हैं कि ये विशेष रूप से आज के लिए खास तौर पर बड़ा है। फिर वहाँ के गेस्ट भी आए हुए कहते हैं आज प्रिंसेस भी बैंक्वेट में शामिल हो रही है।
फिर हम देखते हैं प्रिंसेस की मॉम कहती है अच्छी लाला तुम ज्यादा इधर उधर मत घूमना। प्रिंसेस भी कहती है ठीक है। प्रिंसेस की मॉम कहती है आपने तो मुझसे कहा था कि आज बैंक्वेट में अच्छा व्यवहार करेंगी, और हमारी प्रिंसेस वहाँ से चली गई। और वहाँ के गेस्ट हंसते हुए कहते वाह ये तो इंपीरियल बैंक्वेट है। और स्टेला उनके बीच में से जारी होती है और काफी रश वाली जगह होती है। फिर पब्लिक कहती है ओ माय प्रिंसेस थोड़ी अलग थलग है, और वहाँ के लोग उसे देखते हुए कहते ओ वो कितनी आउटस्टैंडिंग है, और वो इतनी प्रीटी है, और वो इतनी शांत कैसे हो सकती है, एक सही में काफी ज्यादा अडोरेबल है। हाँ वो सचमुच हमारे एम्परर का प्राउड है। और वहीं से एक सर्वेंट उस मूर्ति को ले जा रहा होता है जो बर्फ से बनी होती है, और वो कहता है सभी लोगों से प्लीज आप लोग थोड़ा केयरफुल रहे। और वहीं पे स्ट्रेला भी होती है, और स्ट्रेला कहती है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। मेन कैरेक्टर होने के खातिर ये इतना भी बुरा नहीं है, और आखिरकार मेरे पास समझदार आंखें हैं। फिर स्ट्रेला कहती है कि इस टाइम मैं पहली बार बैंक्वेट में शामिल होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और तभी कोई चिल्लाए कहता है नहीं नहीं प्रिंसेस, और हमारी स्ट्रेला पीछे घूम के देखती है, और जो आइस टाइगर स्टेचू होता है वो स्ट्रेला के ऊपर गिरने वाला होता है, और वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और स्ट्रेला की मॉम चिल्लाते हुए कहती नहीं लाला, और फिर भी स्ट्रेला वहाँ से नहीं हटती, और वो स्टैचू स्टेला के ऊपर गिरने की बजाय वो फ्लो करने लगता है, और सभी लोग कहते हैं ये स्टैचू तो हवा में उड़ रहा है, ये तो एक चमत्कार है। फिर वहाँ के लोग कहते हैं किसी ने मैजिक से प्रिंसेस को बचाया, और स्टेला अपनी कांपते हुए हाथों को देखती है, कहती है नहीं ये कोई बाहरी जादूगर नहीं था, मैं अपने अंदर कुछ फील कर सकती हूँ। और स्टेला अपने हाथों को उस स्टैचू की तरफ करते हुए इसे फ्लो करने लगती है, कहती बिल्कुल नहीं, और तभी एक तेज रोशनी चमकती है, और उस दिन मैं अपने हाथों को चेक करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर सभी लोग कहते प्रिंसेस तो काफी अलग है। फिर वहाँ के लोग कहते हैं ये ब्यूटीफुल प्लेस ये किसी मिरेकल से भरी हुई है, और वो जिस दिन से पैदा हुई उसकी हाथ की हथेलियों में सब कुछ था। फिर ड्रिंक करने वाला बंदा कहता है वाह माय गुडनेस। फिर एक लेडी हंसते हुए कहती हाँ ये इस अंपायर के लिए एक ब्लेसिंग है। फिर वो ड्रिंक करने वाला बंदा कहता है प्रिंसेस को देखते हुए क्या ही इनक्रेडिबल मैजिक पावर है, इस अंपायर के लिए प्रिंसेस एक ब्लेसिंग है। फिर कोई कहता है प्रिंसेस कुछ कहे, ये एक ब्लेसिंग थी जो दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। फिर प्रिंसेस को देख के सभी लोग कहते वाह, और हमारी प्रिंसेस कहती है आज मैं शपथ लेती हूँ। और स्टेला घूमते हुए सारे गेस्ट को कहता है अगर कोई हमारे एम्पायर को कोई भी धमकी देता है तो मैं उसे अपनी ताकत से कुचल डालूंगी। और स्टेला काफी ज्यादा हैप्पी होती है, और सीन चेंज खत्म होता है, हमें प्रिंसेस का महल दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। प्रिंसेस कहती है मुझे मेरे आगे का रास्ता मुझे काफी ज्यादा आसान और खुश भरा दिखाई दे रहा था, और ये इस कंट्री की जेंट्स की वजह से है। प्रिंसेस बोली मॉम क्या मैं सही हूँ, आप भी मॉम क्या ऐसे ही सोचती है ना। मॉम बोली मुझे यकीन नहीं है कि आप क्या सोचती है माय डियर। ओ डियर मैंने सुना है कि आज तुमने डिक्टेशन में 3 गलतियां की है। और मॉम हंसने लग जाती है। प्रिंसेस चिढ़ते हुए कहती मॉम नहीं, आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। प्रिंसेस मुंह फुलाते हुए कहती मॉम एक मैं जादूगर हूँ और मेरे डिक्टेशन में गलती हो गई है तो क्या हो गया। मॉम हंसते हुए प्रिंसेस को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती हाँ मेरी डियर प्रिंसेस, आओ चलो सो जाओ, ये सोने का टाइम है, ठीक है हम कल बात करते हैं। और प्रिंसेस सोने से पहले कहती है गुड नाइट मॉम, आई लव यू। मॉम बोली ओ डियर आई लव यू टू। और मॉम वहाँ से चले आती है। प्रिंसेस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती मुझे खुद पर प्राउड है बट मैं इस पावर को संभाल नहीं सकती, मैं अपनी ही पावर से डरती हूँ। प्रिंसेस सोते समय भी सोचती है कि मैं इस पूरे एम्पायर की सबसे बड़ी जादूगर बन जाऊंगी, एक जादूगर जिसकी सबने तारीफ की है। प्रिंसेस सो रही होती है तभी उसके ऊपर पर्पल कलर की एक फॉर्मेशन आ जाती है और उसे प्रिंसेस देखते हुए कहती है आखिर ये क्या है। और प्रिंसेस हवा में फ्लो होने लगती है, उस फॉर्मेशन के आर पार निकल जाती है और वो घबराहट से कहती है क्या आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके आमने सामने काफी ज्यादा स्क्रिप्ट जो होती है पूरी चारों ओर घूमने लग जाती है, कहती है आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक से उसकी खोई हुई सारी मेमोरीज उसके पास आने लग जाती है उड़ते हुए, और उसकी आंखों में कुछ मेमोरीज दिखाई देती है। प्रिंसेस कहती है आखिर ये मेमोरीज पहले मैंने कहाँ देखी है। प्रिंसेस बोली वो मेरी जंग थी और मैं अपनी पिछली लाइफ किसी और अगली दुनिया में जी रही थी।
और बुक रीड करते करते अचानक से मेरी डेथ हो गई थी। और प्रिंसेस अपने बेड पे वापस से आती है, कहती ओ ये तो इम्पॉसिबल है। और मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस नॉवल को रीड किया था और मैं इस नॉवल की मेन कैरेक्टर हूँ। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मैं प्रिंसेस एस्टेला की जगह पे रिबॉर्न हो गई हूँ? और इससे मुझे एक खतरनाक सच्चाई का एहसास हुआ। अगर ये सचमुच में एक नॉवल है, मैं एक खतरनाक जिंदगी जीऊंगी जिससे सारे लोग नफरत करते हैं और एंड में मेरी डेथ हो जाएगी। एस्टेला कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरी लाइफ को मैं ऐसे ही स्टोरी की तरह चलने नहीं दे सकती। अगर जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मुझे एक हॉरिबल कर्स लग जाएगा। अगर नॉवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मुझे एक कर्स मिलेगा जिससे लोग सभी मुझसे नफरत करेंगे। हालांकि रॉयल फैमिली में इस कर्स के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। इस तरह खुद को मुझे इस कर्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। स्टेला कहती है ऐसा लगता है कि इनकी पिछली नस्लों में इंपीरियल फैमिली में ऐसा हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कर्ज दिया गया है। शायद से ये ऐसा हो सकता है कि इस अंपायर हिस्ट्री में सबसे बड़ी जादूगर मैं ही हूँ। मैं इस स्टोरी की प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ को ऐसे ही अकेले गुजार नहीं सकती। स्टेला कहती मैं इस नॉवल स्टोरी के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती हूँ और वो सब पढ़ने के बाद ही शुरू होगा। स्टेला उस बुक को फाड़ देती है। मुझे सिर्फ इस कर्ज को खत्म करने की जरूरत है और मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। हालांकि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी उस कर्ज ने मुझे जकड़ लिया और मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे इतने स्ट्रगल और मेरे इतने एफर्ट लगाने के बावजूद भी, और मुझे उससे एक लॉनली डेथ मिली। बस फिर जब मैंने सोच लिया कि सब कुछ एंड हो गया है, मैंने फिर अपनी आंखें दोबारा खोली। मुझे एक मैजिकल तरीके से मेरी लाइफ में मुझे दोबारा भेजा गया ताकि मैं अपनी लाइफ को दोबारा जी सकूं। उसके बाद फिर मैंने एक डिसीजन लिया। चाहे मैंने जितनी भी कोशिश करी उसकी बजाय मुझे सभी से नफरत ही मिलती थी। मैं बस हैप्पी रहना चाहती थी और लव को फील करना चाहती थी। चाहे वो ताकत हो, शोहरत हो, दौलत हो, मैंने सारी कोशिशें कर ली फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर ऐसा ही है तो फिर मैं किसी चीज की उम्मीद ही नहीं रखूंगी और मैंने अपने लाइफ में दूसरे मौकों पर प्यार पाने की कोशिशें ही छोड़ दी। अगर मैं प्यार को छोड़ दूं तो मुझे ताकत और दौलत शोहरत मिल सकती है और मेरे पास वो सब कुछ हो सकता है। स्टेला यही सब के बारे में सोचती है और सुबह हो जाती है। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था और स्टेला ऐसे ही धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और कहती है मेरे खिलाफ भी जाने वाला कोई नहीं था और हमारी प्रिंसेस को इसीलिए लियोना लव को अलग कर दिया। और लियोना बताती मैं जहाँ से भी गुजरती हर कोई मुझे अवॉइड कर देता जैसे कोई मुझे जानता ही नहीं और हर कोई मुझसे बचता। और स्टेला वहां से जा रही होती है तभी दो मैं गॉसिप करते हुए कहती है क्या आपने सुना इसके बारे में? ये एक ट्रबल मेकर है और ये एक एक्सीडेंट करने वाली है। ये एक सेल्फिश और एक एरोगेंट है। स्टेला कहती है उन सभी की नफरतों के बावजूद और वो लोग समझ गए इंपीरियल हिस्ट्री में सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट मैजिशियन बनने के लिए निकली है। और जब वो एक इंपीरियल फैमिली की जगह पर एक बच्चे के रूप में रह रही थी और एक दिन उसके मॉम डैड की अचानक से डेथ हो गई और उस बारे में जल्द ही पता चल गया कि एक काले जादूगर ने इसे किया है। और ये भी पता चला कि वो काला जादूगर राजगद्दी पे बैठने की फिराद में था। और स्टेला बताती है कि मैंने प्यार पाने की उम्मीद छोड़ दी लेकिन मैंने उन लोगों पे भरोसा करना नहीं छोड़ा जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे मॉम डैड। मैं उन सभी को उनकी गलतियों का एहसास जरूर दिलाऊंगी जो उन्होंने किया है। उनमें से किसी को भी दूर होने नहीं दूंगी। हालांकि मैं उनके लिए प्रिंसेस की जगह काम कर रही थी। ब्लैक मैजिक और इनके मास्टरमाइंड का पीछा करना काफी ज्यादा मुश्किल था और भला आखिर में मैंने अपनी पहचान को छुपाने के लिए खुद को एक फॉक्स में बदल लिया और काले जादूगर का पीछा करना जारी रखा। मैंने इस दिन मैं हमेशा की तरह फॉक्स बनके काले जादूगर का पीछा कर रही थी
मैंने खुद की गलती से खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया जैसे कि मेरी जान खतरे में है। और जो हमारी स्ट्रेला होती है, जो फॉक्स बन चुकी होती है, उसके शरीर से काफी ज्यादा पसीने गिर रहे होते हैं और कहती है चलो खतरा टल चुका। खतरा हटने के बाद फिर बेटर फील हो रहा है। अब स्ट्रेला खुद को जब इंसान में बदलती है तो अरे मैं इंसान क्यों नहीं बन पा रही हूँ, आखिर मैं अभी तक फॉक्स क्यों हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ गलत। और स्टेला बताती है मैंने 6 महीने तक वो सब कुछ किया खुद को बदलने के लिए जो मैं कर सकती थी। और हमारी स्टेला सभी जगह घूम घूम के मेडिसिन का इस्तेमाल करती है, फार्मेशन का, बट उससे कुछ नहीं होता है। स्टेला उस फार्मेशन को देख के कहती है मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ ना काम आया। और हमारे स्टेला ये सब हमें पास की बातें बता रही होती है और हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग कहते हैं हमारी प्रिंसेस कई समय से गायब है। और उन सभी लोगों ने मान लिया है कि प्रिंसेस की डेथ हो गई है और आज उसी का फ्यूनरल चल रहा होता है। और उसकी असल वजह ये है कि मेरा फ्यूनरल किया गया। और स्टेला अपने मन में कहती मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके कुछ सीख सकती हूँ और मैंने आके देखा वो लोग तो मेरा फ्यूनरल कर रहे हैं। स्टेला सैड फील करते हुए कहती लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये फ्यूनरल इतना घटिया होगा। उस फ्यूनरल में ज्यादा कोई नहीं था, कुछ गिने चुने लोग ही थे। और हमारी स्टेला जब फॉक्स बन चुकी है वो मायूस होते हुए कहती ये समय सोचने का नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी इंसान बनने का रास्ता ढूंढना ही होगा। स्टेला अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहती है मुझे दोबारा इंसान बनना ही होगा, मुझे अपने मॉम डैड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरा एम्पायर दिखाया जाता है जहां स्ट्रेला कहती है मुझे डार्क मैजिक के राज के बारे में जानना ही होगा और मुझे इस सच को छुपाते हुए कि मेरे मॉम डैड डार्क मैजिक से मर गए थे। और स्टेला बैठे हुए सोचती है इम्पॉसिबल, अगर मैं अपने यही फॉक्स फॉर्म में रही तो मुझे अपनी रियल बॉडी को जल्द से जल्द वापस पाना होगा। और स्टेला कहती है मैं पिछले 6 महीनों से अपनी इसी फॉक्स फॉर्म में फंसी हुई हूँ, या फिर ये कुछ और है जिसके लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। और अगर मैं सोचूं तो वो एक ही व्यक्ति है, आखिर कौन है जो मुझे मेरी बॉडी पाने में मदद कर सकता है मेरी। और स्टेला कहती वो मेरा फियांसी है, वो ग्रेट ड्यूक हेलिस्यून कैनन एंडोलेसिया और वो एडलिसा फैमिली है। और वो लोग डार्क मैजिक इस्तेमाल करते हैं, वो भी काफी अच्छी तरीके से। और उन लोगों के पास डार्क मैजिक के बारे में कई सारी किताबें हैं जो कहीं नहीं मिलती है और वो लोगों के पास डार्क मैजिक का भंडार है। और स्टेला कहती लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बॉडी की सिचुएशन के बारे में जानने की जरूरत है और इसकी जानकारी एटलस फैमिली के स्टेट में मिल सकती है मुझे, लेकिन ये मसला हिलूशन है। स्टेला गुस्से में कांपते हुए अपने हाथों को देखती है और कहती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि आखिर मुझे मदद किससे मिलती है। स्टेला अपने पास की मेमोरी याद करते हुए कहती है जब हम दोनों छोटे थे तभी हमारी मैरिज फिक्स हो गई थी, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन हम चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम एक भयानक गलत फैमिली के कारण अलग हो गए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मेरी मदद करेगा। और अगर मैं थोड़ा जोर दूं तो मुझे याद आता है कि हेनली स्यून जब छोटा था तो उसे एनिमल काफी ज्यादा पसंद थे, शायद मुझे उससे एक फॉक्स बनकर ही मिलना चाहिए। जो बेचारी फॉक्स अपना रास्ता भूल चुकी है और उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टेला अपने सॉफ्ट हाथों को देख रही होती है और स्टेला कहती ऐसा हो सकता है कि जब उसे मेरे बारे में सच पता चल जाए तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा, आखिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और स्टेला वहां से जाते हुए सोचती अगर हेलिसोन यहाँ पे नहीं आया तो मेरे सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और स्टेला एक सीट पे आके बैठ जाती है, इंतजार करते हुए गेट की तरफ देखती है, कहती वो आखिर अभी तक क्यों नहीं आया। मुझे यकीन है कि वो एक पल के लिए वो जरूर आएगा अपना चेहरा दिखाने के लिए। हाँ ये ठीक है। और स्टेला रोल करते हुए कहती ओ मुझे इसके बारे में सोचना होगा। स्टेला मायूस होते हुए कहती है ऐसा लगता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज है कि वो यहाँ तक मेरे फ्यूनरल में भी नहीं आया। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आधी रात गुजर चुकी है। स्टेला इंतजार करते करते फिर वो उतर जाती है उस सीट पे से, कहती ओ गॉड मुझे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, और वहां से जाने लग जाती है। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है
और वहीं फिनल में कोई आ रहा होता है। स्टेला भी उसे सुन लेती है और हमारे स्टेला के सामने तभी कोई सामने खड़े जाता है। स्टेला देखते हुए कहती क्या? स्टेला की आंखों में हमारा मेन लीग ग्रेट डिग दिखता है। स्टेला कहती ये तो हैनिल सियोन है और हमारा मेन लीड काफी ज्यादा हैंडसम है फ्रेंड। और हेनेसियन इस फॉक्स को देखता है और उसे छोड़ के आगे निकल जाता है और हेनेसियो फ्यूनरल के सामने आके खड़े हो जाता है और कहता है क्या उसकी सचमुच में डेथ हो गई है। हेनेसियन स्ट्रेला के पिक्चर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे वो इतनी आसानी से मर जाए। और हेनेल सायन उसी फूलों में अपना खून रखता है, तभी उसे आवाज आती है सायन। और हमारा रिक सायन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सायन अपने दांतों को दबाते हुए कहता है मैं अब भी कुछ सुन रहा हूँ। और सायन अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहता है लेकिन मुझे ये एस्ट्रेला की आवाज की तरह लगती है। और सायन पीछे घूम के देखता है तो उसे हमारी स्ट्रेला नजर आती है और स्ट्रेला भी उसे काफी अच्छी तरीके से देख पा रही होती है। सायन कहता है कि तुम? और स्टेला हैरान होते हुए कहती उसने मेरी आवाज को सुन के पीछे मुड़ा हो तो। और सायन उस फॉक्स को देखता है। स्टेला कहती हाँ ये मैं हूँ। स्टेला खुश होते हुए कहती है क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम मुझे पहचान सकते हो श्याम? और सायन स्टेयर होके उसी फॉक्स को देख रहा होता है। आखिर यहाँ पे बेबी फॉक्स क्या कर रहा है? और सायन अपने पास की बातों को याद करते हुए कहता है जब मैं छोटा था। सायन बोला स्टेला ने मुझे फिर से धोखा दिया, आखिर वो कहाँ खो गया? सायन किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पास एक फॉक्स आके इसके पैर के अराउंड होके उसे रफ करने लगती है। और सायन देखता है अपने पैर की तरफ। क्या एक फॉक्स? अच्छा तुम मुझे क्या दिलासा देने की कोशिश कर रही हो छोटी फॉक्स? और हमारी लिटिल फॉक्स भी अपने हेड को शेक करते हुए कहती हाँ। ओमोस बोला जब मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था तो वो अचानक से कहीं गायब हो गई। क्या पास में जो मेरे साथ फॉक्स रहती थी क्या ये वही फॉक्स हो सकती है? सायन पास की बात याद करते हुए अपनी सोचता है कि वो फॉक्स कितनी अच्छी थी, इसके साथ में काफी ज्यादा हैप्पी रहता था। सायन कहता है क्या वो तुम ही हो? और स्टेला काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से कहती हाँ मैं वही फॉक्स हूँ जो तुम्हारे साथ बचपन में रहा करती थी। स्टेला बोली ओ तुम्हें याद है सियोन? और सियोन सोचते हुए कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम वही फॉक्स हो जो पहले थी। स्टेला घबराते हुए कहती है लगता है उसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। स्टेला चिढ़ते हुए और सियोन के पास जाते हुए कहती है ऐसा लगता है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टेला सियोन के पैर के पास जाके उसे रफ करने लगती है और कहती है अपने मन में लगता है मुझे अपनी क्यूटनेस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होगा। सियोन हंसते हुए कहता है लिटिल फॉक्स क्या तुम अभी फौरन मेरे घर ले जाने के लिए कह रही हो? सियोन की बातें सुन के तो स्टेला की आंखें चमक जाती है, सर हिलाते हुए कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हे लिटिल फॉक्स मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। स्टेला को तो मानो सियोन की बातें इसके सर पे पत्थर गिरने के बराबर लगी है। सियोन की बातें सुन के तो हमारे स्टेला को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, ये क्या कह रहा है, आखिर क्या बात है? और स्टेला अपनी चार्मिंग का इस्तेमाल करते हुए सियोन के अराउंड घूमने लग जाती है। हे लिटिल फॉक्स क्या तुम मुझे सडीज कर रही हो? क्या तुम मुझे बहका रही हो? सियोन की बातें सुन के तो स्टेला हैरान हो जाती है, कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? स्टेला गुस्से में आते हुए कहती है मैं तो तुम्हें मना रही हूँ इडियट। सडनली सियोन स्टेला को उठा लेता है अपने हाथों से पकड़ के और स्टेला गुस्साते हुए कहती है काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हे छोड़ो तुम मुझे। हे सियोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने के लिए, मुझे छोड़ो जल्दी। सियोन फॉक्स को अपने फेस के पास लाते हुए स्मित करता है। हे लिटिल फॉक्स अगर तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हें घर लेके चलूं तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। स्टेला बोली क्या सच में? स्टेला अपने मन में बोली मैं तो यही चाहती थी लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे मान गया, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और सीन चेंज होता है, हमें कैरिज का सीन दिखाया जाता है जो कहीं जा रही होती है। हम कैरिज के अंदर देखते हैं जहाँ स्टेला हमारी सो चुकी होती है और वहीं सियोन जाग रहा होता है। और सियोन सोचता है स्टेला जिस समय गायब हुई थी मैं एक ग्रेट ड्यूक जो अपनी सारी ड्यूटी को मैंने छोड़ दिया था जब मुझे पता चला स्टेला गायब हो चुकी है। जब स्टेला लापता हो गई तो मैंने हर एक जगह उसकी तहकीकात की और मैंने अपने साथियों को उस जगह भेजा जहां स्टेला आखिरी बार दिखी थी, लेकिन मैंने उसे लगातार 6 महीने तक ढूंढा
लेकिन मुझे उसका कोई भी सुराग नहीं मिला कि स्टेला आखिर कैसे गायब हो गई। सियोन बोला, उसकी डेड बॉडी भी नहीं थी, हालांकि फिर भी उन लोगों ने उसका फिनल कर दिया। सियोन स्ट्रेला की पिक्चर को देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया स्ट्रेला। फिर हमें एक महल दिखाया जाता है जहां सियोन कहता है, उठो लिटिल फॉक्स, हम आ गए। सियोन अपने पैलेस में पहुंच के अपने कपड़ों को निकाल रहा होता है और तभी से स्ट्रेला देखते हुए कहती, आखिर ये क्या कर रहा है। सियोन अपनी आस्तीन को फोल्ड करते हुए फॉक्स को उठा लेता है, कहता है कि सबसे पहले तुम्हें नहाने की जरूरत है। स्टेला चिल्लाते हुए कहती, ओ आखिर तुम क्या करने जा रही हो, और उसे सियोन बाथरूम में लाया होता है उसे नहलाने के लिए। सियोन कहता है, तुम कितनी ज्यादा गंदी हो गई, तुम्हें नहाने की जरूरत है। और वहीं स्टेला अरे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती कि मुझे छोड़ दो। और सियोन हंसते हुए फॉक्स को पकड़ के बाथटब में डालने लगता है। वहीं स्टेला चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुझे पता है मैं गंदी हो चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों नहला रहे हो मुझे। और स्टेला की तो आत्मा ही निकल जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, नील सियोन। फिर सीन चेंज होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टेला सो रही होती है, कहती है, ओ ये कितना सॉफ्ट है, ओ ये कितना फ्लफी ब्लैंकेट है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। स्टेला अपनी धीरे से आंखें खोलते हुए कहती, क्या मैं अपने इंसानी बॉडी में आ गई हूँ। और स्टेला अपनी आंखें खोल के जब अपने सामने देखती है, चिल्लाते हुए कहती, क्या मैं सियोन के बेड पे हूँ। स्टेला काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती, ये क्या है। ओ नहीं, हम दोनों एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। स्टेला सियोन को देख के सोचती है, ओ नहीं, आखिर ये कैसे हो गया। स्ट्रेला अपने आप को छूते हुए कहती है, क्या मैं अभी भी एक फॉक्स हूँ। इसे छोड़ो, कम से कम मैं इस ग्रैंड डाची में तो पहुंच गई। और हमारी स्टेला अपने आप को लिक करते हुए कहती है, खुद को साफ रखना भी एक अच्छी बात है। हमारी स्टेला काफी ज्यादा चमक रही होती है एकदम से। और स्टेला अपने आप को लिक कर रही होती है, तभी स्टेला को अचानक से गुस्सा आ जाता है रात की बातों को याद करके। स्टेला तो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाती है, कहती है, लेकिन मैं उस तरह की शर्मिंदगी दोबारा महसूस करना नहीं चाहती बिल्कुल भी। और वहीं हमारा सियोन मस्त सो रहा होता है। स्टेला गुस्से में सियोन को देखते हुए कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की, एक प्रिंसेस जिसको उसने एक कपड़े की तरह धोया। और स्टेला सियोन के पास जाके इसको फेस को पुश करने लगती है, कहती, ये ले लो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। स्टेला गुस्से से सियोन के फेस को दबा रही होती है और सियोन जैसे ही हिलता है, हमारी स्टेला डरते हुए सीधे दूसरी ओर भाग जाती है। स्टेला कहती, ओ बच गई। और वहीं सियोन की आंखें खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाता है। आखिर ये मेरे गालों में झुनझुनी सी क्यों हो रही है। स्टेला धीरे से अपनी आंख खोलते हुए घबराते हुए कहती, मैं तो इतना जोर नहीं दबाई थी, आखिर वो क्यों जाग गया। ये तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। सियोन स्टेला को घूरने लगता है, कहता है, तुम। और सियोन इसके कानों को पकड़ने के लिए जाता है। सियोन स्टेला को पकड़ने जा रहा होता है, तभी स्टेला चिल्लाते हुए कहती, ओ नहीं, क्या वो इस बारे में जानता है। स्टेला कहती है, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं सोने का नाटक करूं। और सियोन उस फॉक्स को ही देख रहा होता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहते हैं, ओ ये काफी ज्यादा ठंड है, तुम्हें सर्दी लग सकती है। सियोन वहां से जैसे ही जाता है, स्टेला उठ के देखती है, क्या बस इतना ही। ओह, मैं तो ऐसे ही चिंता कर रही थी, और मैं काफी समय के बाद इतने सॉफ्ट ब्लैंकेट के ऊपर सो रही हूँ। ओह, मैं कई दिनों से मेहनत कर रही हूँ, मुझे एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। और स्टेला सो रही होती, तभी वहां पे कुछ मेड लोग बात कर रही थी, ओह गॉड, यहाँ पे ये फॉक्स क्या कर रही है। ओह, मुझे नहीं पता कि ये फॉक्स यहाँ पे कब आई। ओह देखो, इसके हेयर कितनी ज्यादा बर्फ की तरह सफेद है, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड लगता है उसे छूने में। स्टेला नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ओ यहाँ काफी ज्यादा शोर है। स्टेला धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और पलक झपकाते हुए कहती है, ओ मैं कुछ देर और सोना चाहती थी। स्टेला बेड पे बैठ के उबासी ले रही होती है, उसके सामने कई सारी मेड खड़ी होती है और वो मेड अपने में बात कर रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्रेट ड्यूक को तो एनिमल्स इतने पसंद नहीं है, क्या उन्हें पसंद है। ओह, मैंने तो सोचा था कि हमारे ड्यूक फॉक्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मेड लोग की बात सुन के स्टेला अपने मन में कहती है, क्या उसे फॉक्स पसंद नहीं। मुझे तो जहां तक याद है कि सियोन को बचपन से ही एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे तो जहां तक पता है कि सियोन को फॉक्स काफी ज्यादा पसंद है। स्टेला पास की बातें याद करके कहती है कि जब भी हंटिंग कंपटीशन होता था, वो एनिमल्स के पीछे कभी भी नहीं जाता था। और कल तो वो फिनल में मुझे देख के काफी ज्यादा खुश लग रहा था, और तो मुझे वो अपने साथ घर भी लेके आ गया।
वो मेड लोग आपस में अपना बात करते हुए कहते हैं, क्या ग्रेट ड्यूक इस बारे में जानकर परेशान नहीं होगे? रेड हेयर वाली मेड कहती है, आखिर हमें क्या करना चाहिए? स्टेला बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसका पीछा करना ही होगा। स्टेला घुर्राते हुए कहती है, तुम बस मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे यहाँ पे लाया गया था। याद रखना तुम इडियट्स, तुम्हें सबसे पहले सियोन से पूछना चाहिए। स्टेला सोचती है, अगर वो लोग ने मुझे बाहर निकाल दिया तो? ओह नहीं, मुझे सड़कों पे रहना होगा पहले की तरह। स्ट्रेला फिनेल का सीन याद करते हुए कहती, ओ फिर तो मैं गिमोरेंस को भी चेक नहीं कर पाऊंगी। मैं उन लोगों को खुद को ऐसे ही फेंकने नहीं दे सकती। फिर हम मेड की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ ब्राउन हेयर वाली मेड कहती, हमें तो सबसे पहले बटलर को जाके इस बारे में बताना चाहिए। रेड हेयर वाली मेड कहती, हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हम में से तो किसी को यहाँ पे रुकना होगा उस फॉक्स पे नजर रखने के लिए। फिर छोटे हेयर वाली मेड कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी। तो क्या सच में मैं जा सकती? ओ थैंक यू, तो फिर आप लोग फॉक्स पे नजर रखना। और वो सारी मेड उस मेड को जाते हुए कहते, ठीक है तुम अच्छी तरीके से जाओ और अपना पूरा टाइम लो। और वो मेड भी जाते हुए कहती, हाँ ठीक है मैं जल्दी ही आती हूँ। और वो तीनों मेड चमकती हुई आंखों से स्टेला को देखते। स्टेला कहती, आखिर ये क्या है? स्टेला घबराते हुए कहती, आखिर वो लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या वो लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं क्या? और एक मेड कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है? देखो जरा उसके फर कितने ज्यादा सफेद है, ये एकदम स्नो बॉल की तरह दिखती है। हाँ सच में, बिल्कुल तुमने सही कहा। ओह मैंने इससे कभी पहले इतनी सुंदर फॉक्स नहीं देखी, ये सचमुच काफी ज्यादा गॉर्जियस है। और स्टेला अपनी तारीफ सुन के काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है। स्टेला कहती, ये क्या है? क्या वो सब मेरी सुंदरता से हैरान है? स्टेला पास की बात याद करते हुए कहती है, जब सियोन छोटा था वो तो मुझे मेरे फॉक्स रूप में देख के एकदम खो गया था। और सियोन उस फॉक्स को उठा के हक कर लेता है और वो फॉक्स कहती है, आखिर ये मुझे कब जाने देगा, कब ये छोड़ेगा मुझे? वो तो मुझे हर समय पकड़ के अपने साथ लेके घूमता रहता था और तो वो अपना मुझे पेट एनिमल समझता था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मेड हंसते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं इसे छू सकती हूँ? ओह मैं भी इसे छूना चाहती हूँ। वो लोग की बात सुन के तो स्टेला एकदम फ्रीज हो जाती है। स्टेला कहती है, रुको तुम लोग मुझे ऐसे ही नहीं छू सकते हो। और स्टेला वो लोग को रोल कर रही होती है, तभी वो मेड उसे रफ करते हुए कहती, ओ गुड फॉर। वो मेड स्टेला को रफ करने लगती है और पैट करने लगती है, तभी स्टेला कहती है, ये कितनी अजीब बात है, जैसे ही मुझे इस अजनबी ने छुआ। और अचानक से मुझे याद आया कि इस दुनिया में जो दो लोग हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी स्टेला का आवाज सुनाई देती है, लाला। स्टेला पीछे घूम के देखती है। स्टेला अपने डैड को याद करते हुए कहती है, इसके डैड कहते हैं, स्टेला मुझे चेक करने दो कि आज तुम कितनी बड़ी हो गई हो। स्टेला के डैड उसे गोदी में उठाते हुए कहते, ओह तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो रही हो। डैड स्टेला को हक करते हुए कहते हैं, लाला तुम आखिर इतनी प्रीटी कैसी हो सकती हो? और स्टेला वो टाइम काफी ज्यादा खुश होती है। तभी स्टेला सैड होते हुए कहती है, डैड। स्टेला अपनी पास की मेमोरी याद करते हुए कहती है, स्टेला के पेट में दुख रहा था। तभी मॉम कहती है, आखिर स्टेला के पेट में कौन दर्द कर रहा है? और मैं इसे तब तक रफ करते रहूंगी जब तक कि तुम्हारा दर्द ठीक न हो जाए। और स्टेला अपने मॉम डैड को याद करते हुए काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अगर अभी वो लोग जिंदा होते और मैं अगर फॉक्स भी होती तो वो मुझे फौरन ही पहचान लेते हैं ना। और स्टेला कहती है, वो मेड ने मुझे अचानक से पकड़ लिया। मॉम डैड मुझे आपकी काफी ज्यादा याद आती है। और वहां पे सियोन आ जाता है और उस मेड के हाथ से स्टेला को लेते हुए कहता है, अब ये मुझे दे दो। और सियोन स्टेला को अपने गोद में ले लेता है। तभी मेड कहती, योर हाइनेस। और सडनली स्टेला की आंखें खुल जाती हैं और सियोन स्टेला को देख रहा होता है। तभी स्टेला अपने मन में कहती, आखिर ये मुझे ऐसे की कोल्ड नजरों से देख रहा है। और स्टेला अपने मन में सोचती, ओ नहीं, लगता है ये सचमुच में मुझे बाहर निकाल के फेंक देगा। और स्टेला के काफी ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं। सियोन इन मेड लोग से कहता है कि अब से इस फॉक्स का ख्याल मैं रखूंगा। वो मेड लोग शौक होते हुए कहती है, क्या आप सच में इसका ख्याल रखेंगे? स्टेला तो सुन के चौंक जाती, क्या सियोन मेरा ख्याल रखेगा? और वो मेड आपस में बात करते हैं कि जी हाँ ये अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो फॉक्स को क्यों रखना चाहते हैं। स्टेला उन मेड लोग को देखते हुए कहती, आखिर ये मेड मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगी?
मुझे ही डिसाइड करना होगा कि मेरी लाइफ यहाँ पे कैसे गुजरेगी। और स्टेला सियोन के शोल्डर पे बैठते हुए कहती है, मुझे अपने मेट लोग से मिलवाओ और तुम उनसे कहो कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कीमती और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉक्स हूँ। और सियोन स्टेला को देख रहा होता है कि अचानक से मेरे शोल्डर पे आके चढ़ के बैठ गई। सियोन स्माइल करते हुए कहता है, ये फॉक्स। स्टेला खुश होते हुए कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ उन्हें बताओ। स्टेला सियन को घूरते हुए देखती है, कहती है, ओ ये बंदा काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है और इसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा खराब है। और सियन स्टेला को देख के हंस रहा होता है। तभी स्टेला गुस्से में कहती है, ओ ये लड़का। स्टेला गुस्से में कहती है, तुम। तभी सियोन कहता है, आप लोग सभी ये जान लो, ये फॉक्स मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा कीमती है। सियोन उन सभी मेडों से कहता है, और इस फॉक्स को कभी नीची नजरों से मत देखना। और सारी मेड भी कहती है, यस योर हाइनेस। स्टेला खुश होते हुए अपने मन में कहती है, ओ आखिरकार उसने अच्छा काम किया और अब तो मैं यहीं रहूंगी और जितनी जल्दी हो मैं कोई ना कोई रास्ता तलाश करूंगी ताकि मैं अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाऊं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें ड्यूक का रूम दिखाया जाता है जहां एक बंदा आते हुए कहता है, योर हाइनेस। और वहीं स्टेला आराम से धूप सेक रही होती है। ग्रीन हेयर वाला बंदा स्टेला को देखते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या ये वही फॉक्स है जिसके बारे में आपने बताया था और आपने कहा था कि अब से आप उसकी केयर करेंगे। और हमें इस बंदे के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो सियोन का करीबी साथी है और इस पर्सन का नाम रुआन है। रुआन स्टेला को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, क्या सचमुच ये वही है? स्टेला गुस्से में आते हुए कहती है, क्या उसको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? सियोन स्टेला को देख के स्माइल कर रहा होता है। रुआन कहता है, आखिर मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से आई। और रुआन कहता है, जो भी एनिमल अपने ओनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। और हम सियोन का हाथ देखते हैं जहाँ स्टेला ने उसके हाथों पे काफी ज्यादा बाइट मार्क किए होते हैं और सियोन के हाथ में काफी ज्यादा स्क्रैच और बाइट मार्क रहते हैं। रुआन कहता है, योर हाइनेस, मुझे आपके लिए एक दूसरी अच्छी फॉक्स ढूंढकर लाना चाहिए। रुआन की बातें सुनकर स्टेला भड़कते हुए कहती है, ये आदमी सच में ना। और सियोन अपने हाथों को देखते हुए कहता है, हाँ ये सच है जैसा तुम कह रहे हो। वो मुझे अपना मास्टर बिल्कुल नहीं मानती और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा खराब है। सियोन की बातें सुनकर स्टेला गुस्से से कहती है, तुम। तभी सियोन कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी स्टेला उसको सडनली देखने लगती है, क्या? सियोन कहता है, अब वो पहले से ही मेरी है। और स्टेला को पकड़ने आता है तो सियोन बोला, मैं अपनी फॉक्स को किसी और के हाथ में पकड़ने नहीं दे सकता। सियोन फॉक्स की नोज को छूते हुए कहता है, वो काफी ज्यादा शरारती है और परेशान करने वाली फॉक्स है और लेकिन उसे खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। स्टेला सियोन को काफी हैरानी से देखती है, फिर गुस्से में आते हुए अपनी पूंछ फटकते हुए कहती, ये आदमी सचमुच ना। स्टेला सियोन की उंगली पर बाइट करते हुए कहती है, तुम मुझे बार बार छूना बंद करो, समझे? रुआन चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप ठीक है योर हाइनेस? सियोन अपने हाथों को ऊपर करता है लेकिन स्टेला तभी भी इसके हाथों को छोड़ती नहीं है। सियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ मुझे बता रही है कि वो मेरे काम के लिए कितनी ज्यादा ग्रेटफुल है। रुआन घबराते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप इस फॉक्स को पालने के लिए इतना ज्यादा क्यों जिद कर रहे हो? और सियोन स्माइल करते हुए कहता है, काफी समय पहले एक फॉक्स थी जिसकी मैं सचमुच काफी ज्यादा परवाह करता था और लेकिन किसी ने मुझसे चुरा ली। सियोन अपने हाथों को उस फॉक्स से निकाल के झटक देता है तो हम स्ट्रेला फ्लोर पे आके सीधे धड़ाम से गिर जाती है। सियोन फॉक्स को देखते हुए कहता है, लेकिन इस बार ये सबसे पहले मेरे पास आई और अब ये सिर्फ मेरी है। स्ट्रेला तो उसकी बातें सुन के काफी घबरा जाती है। स्ट्रेला अपने मन में कहती है, क्या ये लड़का अभी तक उसी बात पे अटका हुआ है? चोरी हुई फॉक्स सियोन जिसके बारे में बात कर रहा है, वो फॉक्स मैं हूँ बल्कि कोई और नहीं। स्ट्रेला आगे कहती है, सियोन को ये शायद से मालूम नहीं कि जो फॉक्स थी वो आखिर में मैं ही थी जो फॉक्स में चेंज हो गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसकी फीलिंग सही है या नहीं, लेकिन मुझे उसे देख के ऐसा लगता है कि वो सचमुच उस फॉक्स की काफी ज्यादा केयर करता है। रुआन अपने हाथ में पेपर लेके कहता है, योर हाइनेस, मुझे आपको एक और बात बतानी है। हाल ही में इन लीगल मैजिक का इस्तेमाल किया गया है
और इसके निशान पाए गए हैं। स्टेला इसकी बातों को सुन के कहती है, स्टेला अपने मन में कहती है, इसी बात का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। मुझे ब्लैक मैजिक का इंफॉर्मेशन जानना था। रुआन कहता है, योर हाइनेस यहाँ आइए। रुआन बोला, अगर मैं उन लोगों के करीब जा पाऊंगा तो मुझे तभी कोई आवाज देता है, रुआन रुआन मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। रुआन पीछे घूम के देखता है तो ऑरेंज हेयर वाली लेडी कहती है, हमें कुछ ही एविडेंस मिले हैं। इस एविडेंस के जरिए हम जांचेंगे और इसकी फाइल बना के आप तक पहुंचा दूंगी। और रुआन बोला, थैंक्स आनिशा। और स्टेला वो लोग की बातें सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, क्या मैं अनीसा से बात करने की कोशिश करूं। अनीसा वहां से निकलते समय कहती है, अब ये मेरा चांस है। अनीशा के वहां जाने के बाद फिर स्टेला भी इसके पीछे जाने लग जाती है। तभी सियान देखता है, हाँ आखिर ये कहाँ जा रही है। स्टेला अनीशा को देखते हुए कहती है अपने मन में, आखिर मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए, और अगर क्या होगा वो भी मुझे रुआन की तरह पसंद नहीं करती होगी। स्टेला अपने पास की बातें सोचते हुए कहती है, अब मैं और किसी से इग्नोर नहीं होना चाहती। नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे डार्क मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेला अनीसा को रोकने के लिए एक हल्की सी रॉड की आवाज निकालती है। अनीसा रुक जाती है और पीछे घूम के देखती है, ओ मिस फॉक्स। अनीसा खुश होते हुए कहती है स्टेला से, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। स्टेला भी अनीशा को देख रही होती है। तभी अनीसा स्टेला को गोद में उठाते हुए कहती है, ओ तुम तो करीब से और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। अनीसा फॉक्स को हक करते हुए कहती, ओ तुम मेरे साथ आ सकती हो मिस फॉक्स। स्टेला अपने मन में कहती है, आखिरकार मैं सफल हो गई। स्टेला क्यूट एक्ट करते हुए अपनी पूंछ को हिलाने लगती है और तभी अनीशा कहती है, ओ तुम्हें क्या भूख लगी है। ओ ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया। वहीं पीछे सियोन खड़े होकर देख रहा होता है वो लोग को, और सियोन सिर्फ इन लोग को देख रहा होता है। और फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी स्टेला सारे खानों को एकदम चट कर दी होती है। और स्टेला काफी ज्यादा खाना खाते हुए अपने आप को रोल करते हुए कहती है, ओ अब मुझे काफी ज्यादा लीजी फील हो रहा है, मेरी टमी तो एकदम फुल हो गई, काफी टाइम हो गया इतना कुछ खाए। स्टेला आराम से सोफे पर रोल करते हुए कहती, ओ कल मैं डार्क मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, लेकिन इस खाने ने मेरा ध्यान ही भटका दिया। छोड़ो इसे, अगर मुझे हार्ड वर्क करना है तो मुझे अपने पेट को भरना होगा। अब क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ तो मुझे अपनी रिस्पेक्ट की भी कोई परवाह नहीं। फिर हमें थोड़ी समय का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सारी मेट डिशेस को ले जाते हुए कहती है, ग्रैंड ड्यूक ने अपने लंच को फिनिश कर लिया है। अब दूसरी मेट पहली मेट से कहती, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ। बटलर खुशी के आंसू रो सकता है, क्या आपको ये नहीं लगता। और स्टेला वो लोग की बातें सुन रही होती है। स्टेला सोफे पे लेटे हुए शियोन को ही देख रही होती है। कहती, क्या ये अनोखी बात है कि शियोन ने लंच को फिनिश कर लिया, लेकिन वो तो पहले इससे ज्यादा खाता था। स्टेला अपने मन में सोचती, इसने तो काफी कम खाना खाया, लेकिन मैं तो इससे काफी ज्यादा खाना खाती हूँ। और वहीं बटलर काफी ज्यादा खुशी के आंसू होते हुए कहता है, ओ गुस्सी ने तुम्हारे ग्रेट पूरे लंच को फिनिश किया, क्या ये सब मिक्स फॉक्स की वजह से हुआ है। और बटलर सियोन के पास आते हुए कहता है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, लेकिन क्या आपने मिक्स बॉक्स के लिए कोई नाम सोचा है योर हाइनेस। सियोन अपने सर को सही करते हुए कहता है, क्या एक नाम योर हाइनेस, अब हम इन्हें ऐसे ही मिक्स बॉक्स तो नहीं बुला सकते। और उन दोनों की बातें स्टेला सुन रही होती है। सियोन मुड़ के फॉक्स को देखता है, कहता है, क्या ऐसी बात है। सियोन चलते हुए स्टेला के सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है, तुम्हारे लिए कौन सा नाम अच्छा होना चाहिए। सियोन के पास में एक मेट खड़ी होती है जो कहती है, योर हाइनेस, मैंने सुना है कि जो भी एनिमल्स की पर्सनैलिटी होती है वो अपने नाम से चेंज कर लेते हैं उस पर्सनैलिटी को, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती कि ये बात सच है या नहीं। सियोन हंसते हुए कहता है, फिर तो मुझे नाम चॉइस करने में मुझे केयरफुल रहना चाहिए। और सियोन को ऐसे मुस्कुराते देख बटलर और मेड लोग कहते, वाह, अभी ग्रैंड ड्यूक ने स्माइल की। और बटलर कहता है, वो शायद ही कभी स्माइल करते हैं, ये सब मिक्स फॉक्स की बदौलत है। और स्टेला को पसंद करने वाले 3 और बंदे ऐड हो जाते हैं। और पीछे से एक मेड कहती है, हमें पूरा यकीन है कि आपको एक अच्छा नाम मिलेगा मिस फॉक्स। और सियोन ही हमारे स्टेला को घूर घूर के देख रहा होता है, सोचता है आखिर इसका नाम क्या रखा जाए।
और स्टेला को काफी ज्यादा स्वेट हो रहा होता है सियोन को देख के और कहती मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ स्टूपिड करने वाला है मेरे नाम के साथ। सियोन स्टेला के पास जाता है, उसे पैट और रफ करता है, कहता है क्योंकि अब तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब है। और सियोन स्टेला को देख के हंसते हुए कहता है ओबेडियंट के साथ चलो, मतलब मेरे ऑर्डर्स के साथ चलो। स्टेला सियोन के ऊपर गौर करते हुए कहती है आखिर ये क्या बकवास है। सियोन बटलर से बोला वो बड़ी होके अच्छी हो सकती है लेकिन वो अभी काफी छोटी है। स्टेला कहती है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे इससे नफरत है। सियोन के हाथ पे फिर से बाइट कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते सियोन बैठा होता है जिसके हाथों पे काफी सारे बाइट मार्क होते हैं। सियोन फॉक्स को कहता है तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा नाम लाला रख दिया जाए। सियोन ये बात वैसे ही कहता है, स्टेला उसे देखने लग जाती है और उसे छोटा सियोन दिखने लगता है। छोटा सियोन भी उसे बचपन में लाला बुलाया करता था। स्टेला काफी शौक होते हुए कहती है क्या वो जानता है कि ये मैं हूँ। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सियोन कहता है मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम लाला रखना चाहिए। और स्टेला को भी याद आता है कि सियोन मुझे बचपन में लाला ही बुलाया करता था। स्टेला सियोन को देखते हुए कहती डरते हुए क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि ये मैं हूँ। स्टेला आगे कहती है लाला ये मेरे चाइल्डहुड का निकनेम है जिसे सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर ही को परमिशन है मुझे लाला बुलाने की। फिर हम चाइल्डहुड का सीन देखते हैं जहां सियोन स्टेला को लाला करके पुकार रहा होता है, उसके पीछे दौड़ रहा होता है। लाला रुको, मेरे लिए वेट करो। और सियोन भागते हुए हमारी स्टेला को पुकारता है लाला रुक जाओ लाला। स्टेला आगे बोली ये हिले सियोन था जो सिर्फ मेरे परमिशन के बगैर मेरे निकनेम को बुलाया करता था। और प्रेजेंट में स्टेला अपने मन में सोचती ये लगता है सिर्फ एक इत्तेफाक होना चाहिए। सियोन स्टेला को देखते हुए कहता है तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया। सियोन फॉक्स को कैरी करते हुए कहता ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ और नाम सोचूंगा। सियोन फॉक्स की आंखों में देखते हुए कहता है स्ट्रेला, और स्ट्रेला भी शौक हो जाती है। सियोन कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, अब तुम इस फॉर्म में रहती हो। लगता है फ्रेंड सियोन को पता चल गया है कि फॉक्स ही स्ट्रेला है। स्ट्रेला सियोन को गुस्से में देखते हुए अपने मन में कहती है ये बास्टर्ड तो जानता है। सियोन बोला तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें यहाँ सीक्रेट तरीके से आना पड़ा। स्टेला बोली उसे ऐसा देख के लगता है कि वो मुझसे पूछताछ कर रहा है। सियोन स्टेला को हाथों में लेते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा। सियोन आगे बोला क्राउन प्रिंसेस की एबिलिटी सबसे मजेदार रही होगी क्योंकि तुम अपनी पहचान मुझसे नहीं छुपा सकती। सियोन की बातें सुनकर स्टेला अपने मन में सोचती है मुझे अभी तक ब्लैक मैजिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। स्टेला बोली ये तो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था कि इससे मेरी सच्चाई पता चल जाए। सियोन स्टेला को स्टेयर कर रहा होता है तभी स्टेला अपने मन में कहती है आखिर इसे कैसे पता चल गया। सियोन अपनी चाइल्डहुड की बातों को याद करते हुए कहता है स्टेला ये बहुत पहले की बात है, शायद इसलिए तुम्हें ये याद ना हो, लेकिन जब फ्रेंड हम देखते हैं स्टेला और सियोन होते हैं। सियोन फॉक्स ले आया होता है तो स्टेला कहती है तुम्हारा मतलब वो फॉक्स जो गार्डन में घूमती है। सियोन बोला हाँ मैं वही फॉक्स की बात कर रहा हूँ। स्टेला अपने टी कप को उठाते हुए कहती है वो कोई फॉक्स नहीं है जिसका तुम ख्याल रख सको। और छोटा सियोन फॉक्स और स्टेला की आंखों को कंपेयर करता है, ओ वो सुनहरी आंखें। अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो वो दोनों मुझे एक ही जैसे दिखते हैं। और सियोन फ्यूनरल की सीन को याद करते हुए कहता है जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें फ्यूनरल में देखा था तो मुझे समझ में आ गया कि ये फॉक्स तुम ही हो और तुमने उस जानकारी को मुझसे सीक्रेट रखने की कोशिश की। और सियोन आगे बोला स्टेला ये सच बात है कि तुम ही हो क्राउन प्रिंसेस। और सियोन की बातों को सुनकर स्टेला फ्लिंच हो जाती है और सियोन दूसरी साइड देखते हुए कहता है इस फॉर्म में तुम मेरे सामने आई और इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ है जो आपके पास नहीं है और वो आपको ढूंढना होगा। क्या ये बात सही नहीं है? एग्जाम्पल ये है शायद ये वो चीज है जैसे कि मेरी फैमिली इसे कई सदियों से इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि मेरी फैमिली के पास मैजिक के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन है। सियोन बोला लगता है तुम ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहती हो, है ना स्टेला। स्टेला भी इसे हैरानी से देखने लगती है। सियोन आगे बताता है तुम्हें फ्रूटों के इलाके में आखिरी बार देखा गया था जहाँ से तुम गायब हुई थी और उसी जगह से हमें ब्लैक मैजिक के निशान दिखाई दिए थे।
सियोन स्ट्रेला को देख के बोला, इस समय अभी जो फॉर्म में तुम हो उसकी वजह भी वही है ना? और तुम ये यहाँ जानने आई हो कि अपने असली फॉर्म में कैसे आना है? स्ट्रेला सियोन की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। तभी सियोन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमसे सवाल पूछने का कोई भी मतलब नहीं है? तुमने हमेशा अपना सीक्रेट सभी से छुपा के रखा है। लेकिन स्ट्रेला, जब तक तुम इस ग्रैंड डाची में हो। सियोन की बातें सुनकर स्ट्रेला अपने मन में सोचती आखिर आगे वो क्या कहने वाला है। सियोन गुस्से में बोला, मैं ऐसे ही चीजों को यूं ही जाने नहीं दूंगा। स्ट्रेला डरते हुए कहती है, मुझे उसकी तरफ देख के खूनी की तरह क्यों लग रहा है? सियोन शांत होते हुए स्ट्रेला के पास जाके बैठ जाता है। कहता है, अब की जब तुम बोल नहीं सकती हो तो मुझे लिखकर बताओ कि अब तक तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और मैं उसे देखकर तय करूंगा कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना ठीक है या नहीं। और तभी कोई वहां पे बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी स्ट्रेला भी घूम के दरवाजे की तरफ देखती है। बेडरूम में एंटर होते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा योर हाइनेस, लेकिन मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। और वहाँ रूम को देख के स्ट्रेला काफी खुश हो जाती है। रुआंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें देख के इतना खुश होंगी। सियोन भी इतना खुश होते हुए स्ट्रेला को देख लेता है। स्ट्रेला फिर सीधे से बैठ जाती है। रुआन सियोन के पास आते हुए कहता है, योर हाइनेस, एक इमरजेंसी आ गई है और आपका वहाँ होना काफी ज्यादा जरूरी है। मार्कस हेवेलिंग यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं और साथ में उसका गार्डियन सर पार्टिक भी इसके साथ आया है। और उसका नाम सुन के सियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने हाथों को क्लिंच करने लगता है। सियोन बोला, ठीक है चलो मैं उनसे मिलूंगा। तो हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है जो हाउलिंग फैमिली का यंग मार्कस है। तो हमारे यंग मार्कस का नाम है लेटिन हाउलिंग। और फ्रेंड, ये सियोन का नेफ्यू है, इसका भतीजा। और हम एक फोटो फ्रेम देखते हैं जिसमें सियोन की फैमिली, सौतेले भाई, उसकी बीवी और उसका बेटा होता है। और वो सियोन का सौतेला भाई का बेटा है जिसकी मैरिड मार्केस हाउलिंग के फैमिली में हुई। हालांकि 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई और लेटन को अपने फैमिली और सारी संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया जब वो अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था। और इसे एक गार्डियन की जरूरत थी और वो सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं सोफे पे। फिर हमें बताया जाता है जो लाइटन के बाजू में जो बंदा होता है उसका नाम पीटर है। और पीटर वो व्यक्ति है जो लैंडन के साथ ग्रैंड डाची के साथ गया था। और ये वही व्यक्ति है जिसे इस काम के लिए चुना गया था। स्ट्रेला उसका नाम सुनते हुए कहती है, क्या पीटर वो कमीना? मैंने इसे 6 महीने पहले लैंटन के साथ इसके दुर्व्यवहार करने के लिए इसको सजा दी थी। तो फिर वह अभी भी लैंटन का गार्डियन क्यों है? और स्ट्रेला भी सियोन के साथ जाने लगती है और सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो पीटर अब भी लैंटन के साथ है। ये कोई मतलब नहीं रखता। मुझे तो इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हेलेसियोन ने बाद में क्या कहा। और स्टेला भागते हुए जाती है, कहती है, लेकिन मुझे अभी लैंटेन की मदद करनी होगी। स्टेला और तेजी से भागते हुए कहती है, सियोन को शायद पर मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरी मदद कर सके। स्टेला को तभी वहीं पे बात करते हुए अनीशा दिखती है जो अपने फ्रेंड लोग से बात कर रही होती है। स्टेला रुकते हुए कहती है, अनीशा। अनीशा कहती है, मिस फॉक्स। स्टेला भागते हुए तभी अनीशा के पास जाती है। अनीशा कहती है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हें उठाने में? और स्टेला कहती है, अनीशा मेरी मदद करो। इस साइड ही में अनीशा का टीम मेंबर होता है, कहता है, सर पीटर वो सच में इस एक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो जरूर ग्रैंड ड्यूक के लेटन की कस्टडी लेने से रोकने के लिए, है ना? स्टेला कंफ्यूज होते हुए कहती है, ओह मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर क्राउन प्रिंस के किसी भी काम की जिम्मेदारी ग्रैंड ड्यूक को क्यों लेनी पड़ी? स्टेला सोचते हुए कहती हूँ, क्या मैंने कुछ किया? स्टेला तभी चौंक जाती है और उसे एक बात याद आती है, अगर क्राउन प्रिंस ने सर पीटर की टांग ऐसे ही नहीं तोड़ी होती, हम सर लेटन को बिना किसी परेशानी के यहाँ लाने में कामयाब होते। और स्टेला को समझ में आता है, कहती है, ओह अच्छा, वो उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 6 महीना पहले मुझे लैंटेन से मिलने का मौका मिला और ये जांच करने का भी मौका दिया गया। पीटर लैंटन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, गुड लक। लैंटन भी फ्लिंच हो जाता है, कहता है, थैंक यू। स्टेला ये नोटिस कर लेती है और अपने मन में कहती है, जैसे ही पीटर ने इसे छुआ, लैंटन का मन ही उसे बातचीत करने से रोक रहा है। और स्टेला पीटर को देखते हुए कहती, इसका कारण यही है।
फिर हम देखते हैं पीटर के शरीर में से एक अलग ही रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और पीटर कहता है अब अपने फैमिली के नाम पर कलंक मत लगाओ और इसे सही तरीके से करो। स्टेला उसे देखते हुए कहती है क्या इस सब के पीछे ये कमीना पीटर है? स्टेला अपनी मुट्ठी को क्लिंच करते हुए कहती है पीटर क्या ऐसा लगता है कि आपको हाउलिंग फैमिली के यंग मास्टर्स की कोई इज्जत नहीं है? पीटर स्टेला की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रही है योर हाइनेस? फिर पीटर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी ईमानदारी से उनकी सेवा करता हूँ। भले ही आप क्राउन प्रिंसेस है लेकिन इस तरह की बदनामी की जरूरत नहीं है। और स्टेला हमें बताती है अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसा आदमी था जो किसी भी कीमत पर अपना तरीका नहीं बदलेगा। इसीलिए मैंने ताकत का इस्तेमाल किया और इसका सहारा लिया। और सिर्फ उसे देख के ही लैंटन का मन अंदर से क्या कह रहा है मैं ये बता सकती हूँ। और वो उसके बुरे व्यवहार का सामना कर रहा है। स्टेला गुस्से में कहती है लेकिन उससे पछतावा करने की बजाय और वो अलीशा के हाथों पे से नीचे उतर जाती है। अलीशा कहती है मिस फॉक्स। स्टेला गुस्से में वहां से जाते हुए कहती है वो कमीना पीटर वो इस तरह की झूठी अफवाह कैसे फैला सकता है? और स्टेला काफी तेजी से जाते हुए कहती है बस तुम इंतजार करो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। स्टेला आके एक दरवाजे के पास रुकती है। फिर एक वेटर कहता है क्या कालीन साफ हो गई है? फिर दूसरा बंदा कहता है ओह क्या कल ही ये काम नहीं किया जाना था? और स्टेला उस रूम को देखते हुए कहती है ओह ये यहाँ पे है और उसके अंदर लोग के बीच में से निकल जाती है। स्टेला अंदर आके उस जगह को देखते हुए कहती है एट लीसा ग्रैंड डाची मैजिक रिसर्च लैब। फिर स्टेला अपनी पास मेमोरी याद करते हुए कहती है जब मैं छोटी थी तो मैं जब भी नई जादुई चीजें बनाती थी और मैं उन सभी चीजों को यहाँ पर सीक्रेटली छुपा देती थी। और हम देखते हैं कि स्टेला अपनी सारी जादुई चीजें को यहाँ पे छुपा दिया करती थी। और स्टेला चलते हुए उन सभी चीजों को देखती है और फिर अपने मन में कहती है मैंने एक खास चीज को छुपाने के लिए काफी ज्यादा सावधानी बरती थी और मैं इन्हें अलग अलग जगहों पे ले जाया करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसे बहुत खतरनाक होने के कारण इसे बैंड भी किया जा सकता है। फिर स्टेला एक जगह पे बैठते हुए कहती है ओह मुझे खुशी है कि मैंने उसे तब नहीं फेंका। और हम स्टेला के पास एक पोटली देखते हैं और स्टेला कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चीज को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं पीटर और सॉलिंग की बात होती है। पीटर सियोन से कहता है हाउलिंग स्टेट में हाउलिंग फैमिली के फ्यूचर लॉर्ड को वहीं पर बड़ा किया जाए इसी में समझदारी है योर हाइनेस। पीटर लेटन के कंधे पे हाथ रखते हुए सियोन से कहता है सियोन फैमिली के किसी भी मेंबर को इस तरह हाउलिंग फैमिली के बिजनेस में अपनी नाक घुसाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि आप हाउलिंग फैमिली पर कोई एहसान कर रहे हैं? सियोन पीटर को देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं हर टाइम लेटेंट की मदद करने की कोशिश करता हूँ। पीटर हर बार एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करके मेरे सुझाव को हर बार मना कर देता है। सियोन पीटर से कहता है मुझे अब भी लगता है आपको इस पे दोबारा सोचना चाहिए। सियोन गुस्से से पीटर कहता है मैजिक को इस्तेमाल करने में कामयाब होना एक काफी रेयर एबिलिटी है और लेटेन को एकेडमी में स्टडी करना ये भी हाउलिंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पीटर भी सियोन से कहता है हाउलिंग फैमिली अपनी शॉर्ट स्किल्स के लिए जानी जाती है ना कि मैजिक के लिए नहीं। हम चीजों का ख्याल उसी तरह रखेंगे जैसे हाउलिंग फैमिली अपनी चीजों का ख्याल रखती आई है। मुझे खुशी होगी कि आप हमारे फैमिली मैटर में अपनी टांग अड़ाना बंद करें। सियोन गुस्से से पीटर को देखते हुए कहता है लेकिन लेटोन। सियोन लेटेन को देखते हुए कहता है लेकिन लेटेन का शरीर नाइट बनने के लिए ठीक नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लेटेन का शरीर काफी ज्यादा कमजोर है नाइट बनने के लिए। सियोन आगे बताता है वो अपने डैड ही की तरह मैजिक के लगाव के साथ ही पैदा हुआ था लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सियोन ये सब सोचते हुए कहता है बस अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। सियोन कहता है पहला या तो मैं अपने कदम को पीछे हटा सकता हूँ या हाउलिंग फैमिली की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। और सियोन बताता है दूसरा ये कि मैं अपनी ताकत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें मजबूर कर दूं लेटेन को।
को ग्रैंड आची में ला सकता हूँ और उसे मैजिक एकेडमी में उसका एडमिशन करा सकता हूँ। सियोन तभी अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो लेटेन के लिए क्या बेहतर है। मुझे तो लगता है कि दूसरा ऑप्शन उसके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। तभी सियोन बोला, सर पीटर, क्या सचमुच आपका अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं है? पीटर बोला, वो आप ही हो जिसे अपना मन बदलना चाहिए, योर हाइनेस। और पीटर अपनी चाय को पीता है। तभी सियोन कहता है, ये तो फिर मुश्किल होगा। और पीटर उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी सियोन कहता है, ये तो। तभी वो घूमते हुए दरवाजे की तरफ देखता है। स्टेला को देख के वहाँ पे हैरान हो जाता है और स्टेला को देखते हुए कहता है, आखिर वो यहाँ क्यों है? और स्टेला काफी ज्यादा प्राउड होते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है और जाके पीटर के ऊपर चढ़ जाती है। और तभी लेटन उसे देखते हुए कहता है, क्या एक फॉक्स? पीटर भी हैरानी से स्टेला को देखता है, आखिर ये फॉक्स मेरे पास क्या कर रही है? पीटर बोला, योर हाइनेस, आपकी फॉक्स तो काफी ज्यादा प्यारी है। और रोआनिया अंपायर में ऐसा कहा जाता है, जो भी एनिमल आपके ऊपर बैठता है या आपका पीछा करता है तो उससे आपकी इज्जत बढ़ जाती है। वो चाहे मैं कितना भी बेफिक्र क्यों ना हो जाऊं, उनके लिए मुझे बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और पीटर फॉक्स को थपथपाने लगता है। तभी स्टेला गुस्से से कहती है, ओ ये दर्द तेरा है कमीने, जरा स्लो करो। और वहीं सामने सियोन बैठ के स्टेला को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो कोई प्लान बना रही है जो उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैं उसे देखकर ही बता सकता हूँ कि वो उससे कितना ज्यादा नफरत करती है। और वहीं हमारी स्टेला अपने गुस्से को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है। स्टेला कहती है, ये याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। तभी स्टेला उठ के पीटर के शोल्डर पे चढ़ने लगती है। तभी पीटर उसे पकड़ते हुए कहता है, आखिर ये फॉक्स क्या कर रही है? तभी सियोन कहता है, पीटर, हम उसे ग्रेट डाची में ही रखेंगे। और यहाँ पे स्टेला फिर से पीटर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी पीटर उसे पकड़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आपकी फॉक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है और शायद इसका मतलब है कि मैं आपसे बेहतर इंसान हूँ, योर हाइनेस। तभी सियोन फुसफुसाते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो स्टेला? स्टेला सियोन को देखते हुए कहती है, बस आराम से बैठो और शो का मजा लो, और ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा। सियोन स्टेला को देख के अपने मन में सोचता है, उसके पास कोई जरूर प्लान होगा। मुझे लगता है कि अभी जो वो कर रही है उसे वही करने देना चाहिए। और वही स्टेला पीटर के ऊपर चढ़ती है, उसे हक करती, उसे गले लगाते हुए अपने मन में सोचती है, अगर ये पीटर लेटन को कुछ नहीं करता तो उसे कुछ नहीं होगा। और वहीं पीटर कहता है, ओए तुम वहां से नीचे उतर जाओ। तभी स्टेला पीटर की कॉलर को हटा के वहां पे एक आइटम चिपका देती है और कहती है, लेकिन अगर इस पीटर ने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश करता है तो ये आइटम सारा उसे रिकॉर्ड करेगा। फिर स्टेला कहती, मेरा काम हो गया है, और पीटर के ऊपर से नीचे कूद जाती है। और पीटर कहता है, हे तुम किधर जा रही हो? स्टेला फटाक से भागते हुए सियोन के ऊपर जाके बैठ जाती है और पीटर को काफी ज्यादा गुस्से में देख के रोर कर रही होती है। तभी पीटर कहता है, योर हाइनेस, आपकी फॉक्स की पर्सनैलिटी तो काफी ज्यादा मनमौजी वाली है और ऐसा लगता है कि आपने अभी तक इसे ठीक से ट्रेन नहीं किया है। स्टेला गुस्से से पीटर को देखते हुए अपने मन में कहती, वो तुम ही हो जिसे सही से सिखाया नहीं गया, वो तुम ही हो कमीने पीटर। पीटर स्टेला को इतने गुस्से में देखते हुए फ्लिंच हो जाता है और कहता है अपने मन में, धिक्कार है, वो फॉक्स बिल्कुल अपनी ऑनर जैसी है। और तभी पीटर से गुस्से से खड़े हो जाता है और चिल्लाते हुए लेटन से कहता है, हम यहाँ पर जिस चीज पर बात करने आए थे उस पर हमने बात कर ली है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलिए उठिए लेटन। और पीटर लेटन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सियोन कहता है, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। हालांकि हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। तभी पीटर जाने से पहले घूमते हुए कहता है, योर हाइनेस, ये आखिरी बार होगा जब मैं ये कहूंगा, अगर आप एक बार फिर हमारे काम के बीच में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करेंगे। और पीटर वहाँ से जाते आते सियोन को कहते जाता है, मैं इसे रॉयल फैमिली के साथ ले जाऊंगा, ना कि ग्रैंड डाची के साथ नहीं। स्टेला गुस्से से पीटर को देखते हुए कहती, ओह, उसे ऐसा लगता होगा कि इंपीरियल फैमिली उसके साथ होगी, हाँ। और वही लेटन काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ, अगली बार मिलेंगे। स्टेला भी लेटन को बाय करते हुए कहती, हाँ ठीक है, मेरे पास बच्चे के साथ कुछ अधूरा काम है। और स्टेला लेटन के पास जाते हुए उसे बुलाती है, कहती है, अभी मत जाओ। लेटन स्टेला को देखते
देखते हुए कहता है, क्या मुझे बुला रही हो? स्टेला कहती है, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। तभी लेटॉन भी स्टेला के पास आके बैठ जाता है और स्टेला उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं अपने नाम की कसम लेती हूँ, एक क्राउन प्रिंसेस के रूप में, स्टेला रोआन लियोन फैमिली के रूप में। फ्यूचर में जब तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत होगी, तुम जो कहोगे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ वो कुछ करूंगी लेटॉन। और लेटॉन वहाँ से जाने से पहले कहता है, ठीक है, मेरी तैयारी पूरी हो गई है तो मुझे जाना होगा। फिर स्टेला अपने मन में सोचती है, मैंने जो पीटर के जो कंधे पे आइटम चिपकाया था वही लेटन के भी टांगे के पीछे मैंने चिपका दिया है। स्टेला फिर अपने मन में कहती, अब बस मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा उसकी मदद करने के लिए। जैसे ही इसका सिग्नल मिलेगा तो मैं फौरन जाके उसकी मदद करूंगी। तो फ्रेंड सीन चेंज होता है। स्टेला एक लेडी के बारे में सोचती है जो हाउलिंग फैमिली की ओल्ड लेडी होती है, जिसका कि नाम सोफिया हाउलिंग है और वो इस समय उस पैलेस की वास्तविक मुखिया है और उसके साथ ही अंतिम निर्णय लेने वाली भी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। वो सोफिया हाउलिंग जो लेटॉन का रिपोर्ट को चेक कर रही होती है। स्टेला हमें इसके बारे में बताती है। सोफिया हाउलिंग उसका स्वभाव ठंडा है और वो शुरू में ही बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाती है और लेटॉन के साथ भी बेरुखी से पेश आती है। हालांकि जब उसे पीटर के अपमानजनक व्यवहार के बारे में पता चलेगा तो वो चुपचाप खड़ी होकर इसे जारी रहने नहीं देगी। वही हम विंडो की तरफ देखते हैं जो स्ट्रेला और सियोन लेटॉन को जाते हुए देखते हैं। तभी स्ट्रेला अपने मन में ये वादा करती है, चिंता मत करो लेटॉन, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि पीटर की उसकी जो कर्मों की सजा है उसे मैं जरूर उसे दिलाऊंगी। फिर वहीं हम स्ट्रेला को देखते हैं जो सियोन को इस तरह देख के घबराते हुए अपने मन ही मन कहती, वैसे भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पीठ के पीछे कोई खंजर लेके खड़ा है। वहीं हम सियोन को भी देखते हैं जो अपनी तिरछी नजरों से स्ट्रेला को देख रहा होता है और स्ट्रेला घबराते हुए कहती है, मुझे आशा है कि वो मुझ पर जादू न करे। तभी सियोन स्ट्रेला को उठा लेता है और इस एक्शन से स्ट्रेला तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पैरों को झटपटाते हुए कहती है, इसने तो मुझे डरा ही दिया। सियोन, तुम इस तरह की चेतावनी के बिना तुम मुझे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते हो। सियोन गुस्से से स्ट्रेला को देखते हुए कहता है, तुमने जो पीटर पे जो मैजिकल आइटम चिपकाया था वो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, और क्या तुमने उसे मैजिक रिसर्चर लैब से लाया है? स्ट्रेला भी गुस्सा होते हुए कहती है, तुम सवाल पूछने से पहले मुझे जाने दो। सियोन भी स्ट्रेला को पकड़ लेता है, उसके फेस को स्क्वीज एंड रफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सच बताने का सिर्फ एक मौका दूंगा। स्ट्रेला पहले ओ लेकिन सियोन, तभी सियोन उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, स्ट्रेला मैं वो जानता हूँ कि वो मैजिकल आइटम क्या करता है। स्ट्रेला तभी सियोन के सर को प्रेस करते हुए कहती है, क्या वो पैट्रिक वास्तव में, एंड सॉरी फ्रेंड, मैं उसके नाम को पीटर कह रही थी लेकिन इसका असल में नाम पैट्रिक था। स्ट्रेला फिर तो सियोन को अपना लचीला पॉइंट दिखाते हुए कहती है, तुम ये पहले से ही जानते थे है ना सियोन, अब से पीटर लेटन पर उंगली भी नहीं उठा सकेगा। सियोन स्ट्रेला की बातें सुन के कुछ कहता नहीं है और तभी स्ट्रेला हंसते हुए कहती है, अब जल्दी करो सियोन और हाउलिंग फैमिली को एक लेटर लिखो। फिर सीन चेंज होता है और हम पैट्रिक को देखते हैं जो कैरिज चलाते हुए हाउलिंग फैमिली की तरफ जा रहा होता है और हमें फिर हाउलिंग फैमिली का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ हम पैट्रिक को देखते हैं जो गुस्से में अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए कहता है, मैं आज तुम्हारे व्यवहार से बहुत ही ज्यादा निराश हूँ लेटॉन, तुम कुछ भी जो गलत करते हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सुन के तो लेटॉन काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कांपते हुए कहता है, मैं फिर से इनसे मार खाने जा रहा हूँ। लेटॉन तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। पैट्रिक तभी आगे बढ़ते हुए उसे मारते हुए कहता है, ये तुम पक्का कर लो कि जब मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज ना निकले लेटॉन। लेटॉन तो फिर डरते हुए अपने मन ही मन कहता है, मैं डर गया हूँ, मैं अब और नहीं मरना चाहता, प्लीज कोई मेरी मदद करो। वही हम लेटॉन के पैर को देखते हैं, वही मैजिक आइटम चमकने लगता है जो स्ट्रेला ने लेटॉन के पैर पे लगाया होता है और वही आइटम पैट्रिक के नेक पे भी चमकने लगता है। तभी पैट्रिक लेटॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लेटॉन के उस मैजिक आइटम में से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है और लेटॉन भी हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, इतनी सारी लाइटनिंग, और जब वो सामने पैट्रिक को देखता है तो वो जमीन पे पड़ा होता है। पैट्रिक हंसते हुए कहता है, आखिर ये क्या था? और वहीं हम लेटॉन के पैर को देखते हैं जो वो मैजिकल आइटम होता है उसमें से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है और वो चारों तरफ से लेटॉन की बॉडी को घेर लेती है।
पैट्रिक तो गुस्से से लेटोन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ पार्टी के साथ रह सकते हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम इसे बिना किसी परेशानी के शांत कर सकते हो? पैट्रिक तो फिर गुस्से से आगे बढ़ते हुए लेटोन के पास जाते हुए कहता है, तुम्हें ये किसने सिखाया? क्या ये वो घमंडी ग्रैंड ड्यूक था? लेटोन भी घबराते हुए पीछे हटते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं लॉन्ग वीडियो में ही अपलोड करूंगी फ्रेंड। आई एम सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी। एंड फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार लाइक करे, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। एंड सब्सक्राइब करे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करे। बाय बाय।